हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो चलो अब शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एंशियन मुरीन सेक दिखाया जाता है, जो कि पहाड़ और जंगलों में गिरा एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर 200 साल पहले पे चला जाता है, जिसमें कि एक शहर के कुछ लोग आसमान की ओर घूर घूर कर देख रहे होते हैं, जिनके चेहरे पर साफ तौर पर हैरानी और डर दिखाई दे रहा होता है। तभी हमें बताया जाता है एक बहुत ही ज्यादा भयंकर डायमेंशन पोर्टल आसमान में ओपन होता है, जो देखते ही देखते उसमें से बहुत ही भयंकर और ताकतवर क्रिएचर बाहर निकलकर आने लगते हैं। आसमान में उड़ते हुए वो सीधा धरती के ऊपर ही आ रहे होते हैं। सच में वो भयंकर मंजर देखकर रूह कांपने लगी हो। तभी हमें उन सभी क्रिएचर्स जो आसमान के डायमेंशन पोर्टल से आए हैं उनके बारे में बताया जाता है कि उनको डीमंस इन द फ्यूचर ऐसा नाम दिया गया है। और तभी हमें उन सब डीमंस का एंट्री सीन दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बैडस लग रहा होता है। उनके धरती पर आने के बाद ही उन सभी डीमंस ने ह्यूमन काइंड के खिलाफ जंग शुरू कर दी होती है। और तभी से उन्होंने इंसानों को बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से मार काट करना शुरू कर दिया। और इस तरह से इस सभी की शुरुआत हुई थी। और इस सभी सिचुएशन के बारे में सोचकर मुरिम ऑर्थोडॉक्स अलायंस ने ऑर्थोडॉक्स ह्यूमन डिमांड एक्सटर्मिनेशन कॉर्प्स की शुरुआत की, जिसमें बहुत से मुरिम के वॉरियर और मार्शल आर्टिस्ट थे, और डिक्लेयर कर दिया कि वो सभी डीमंस का खात्मा कर देंगे। और 3 दिन के बाद उन सभी डीमंस पर हमला कर दिया। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हर तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें बिछी हुई थी, और डीमंस मुरिम वॉरियर्स को गाजर मुर्गी की तरह मारे जा रहे होते हैं। और बताया जाता है इस तरह से हमारा खात्मा डीमंस के हाथों होता है। 1 साल बाद का समय बीत जाता है। इस 1 साल में आधे से ज्यादा सेंट्रल प्लेन के लोगों का कत्ल कर दिया जाता। तभी ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स सेट दोनों मिलकर लास्ट लाइन ऑफ रेजिस्टेंस फॉर्म करते हैं, और फिर से एक बार जंग की शुरुआत होती है। ये लड़ाई आधे महीने तक चलती है, जिसमें 90% तक रेजिस्टेंस आर्मी मारी जाती है। और इसी तरह से सेंट्रल प्लेन से मुरिम का नामो निशान मिटा दिया जाता है। बचे हुए सर्वाइवर्स को स्लेव बनाकर डीमन रेल में ले जाया जाता है, जिसमें कि हमारा एमसी जो बेड़ियों में बांधकर वहां पर ले जाया गया है। और इसी तरह 5 साल का समय बीत जाता है। हमें हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि मैं जन्म से ही इनर एनर्जी को यूज नहीं कर पाता था, इसलिए मुझे उन लोगों ने रेयर स्पीसीज की कैटेगरी में डाल दिया, और मेरे साथ बहुत से एक्सपेरिमेंट और ब्रेन वॉशिंग, और उसके बाद मैं खुद डीमन आर्मी का पार्ट बन गया। और इसी के साथ हमें एमसी को दिखाया जाता है, जो कि उन डीमंस के बीच में बहुत ही एटीट्यूड में खड़ा होता है। एमसी बताता है कि डीमन आर्मी में शामिल होने के बाद मैं बहुत साल ऐसे ही बीत गए। इन सालों में मैंने बाकी अनगिनत डायमेंशन पर हमला करके अनगिनत लोगों की जान ली। मैंने मारा, बहुत लोगों को बेरहमी से मार डाला। और इसी तरह 75 साल बाद मैं एक स्लेव सोल्जर बन गया। मुझे मेरे योगदान को पहचाना गया, और मुझे उन सभी डीमंस का कमांडर बना दिया गया। 120 साल बाद मेरा कमांडर की पोस्ट पर प्रमोशन कर दिया गया, और उसके बाद आखिर में मुझे वो मिल ही गया, जो डायमेंशन पोर्टल जिसे मैं ढूंढ रहा था। मैंने अपने जीवन के 50 साल वेस्ट कर दिए, अनगिनत मेथड्स ट्राई किए, और उसके 65 साल बाद मैंने रिबेलियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया। उसके सिर्फ 1 हफ्ते बाद ही रिबेलियन स्टार्ट हो गया, और तभी सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है। और हमें पता चलता है अब तक जो भी कहानी एमसी ने बताई वो सभी पास्ट की होती है। तभी प्रेजेंट में दिखाया जाता है एक अंधेरी रात, और हर तरफ बस सन्नाटा। सोल्जर्स की कटी फटी लाशें दिख रही होती है। तलवार और तीरों से उन सोल्जर्स पे अटैक करके उनके पूरे बदन को छल्ली कर दिया होता है। तभी सीन हमारे एमसी पर शिफ्ट होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा दर्द और तकलीफ में नज़र आ रहा होता है। तभी उसके सामने एक बहुत ही भयंकर डीमन अपीयर होता है, जिसके के हाथ में फ्लेम स्वॉर्ड, और उसके पूरी बॉडी फायर में कवर होती है। तभी हमें उस डीमन
एंटिटी का नाम पता चलता है, जो कि डीमन किंग टायरेंट है। और उस डीमन को देखने से ही पता चल रहा होता है वह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बॉस लेवल का डीमन है। तभी डीमन टायरेंट हमारे एमसी से कहता है, तुम्हारा रेबेलियन तो फेल हो गया। क्या ही निराशाजनक बात है तुम्हारे लिए। तुमने आज तक जितने भी कंट्रीब्यूशन कमाए थे वो इस रिबेलियन के लिए दाव पर लगा दिए। वॉन ग्रेंटल। तभी हमारे एनसी का नाम बताया जाता है, जो कि वॉन ग्रेंटल होता है। तभी दर्द में कराते हुए हमारा एमसी वॉन कहता है, मत बुलाओ मुझे उस बेकार नाम से। मेरा नाम सा बिगांग है, पर ये नाम थोड़ा अटपटा सा है, तो मैं मेन कैरेक्टर को एमसी वांग कहकर ही बुलाऊंगा। तभी डीमन टायरेंट हमारे एमसी से कहता है, मुझे समझ नहीं आता, मैंने तुम्हारे जैसे अनगिनत इंसानों को इतने टाइम तक ऑब्जर्व किया है, जबकि तुमने तो बहुत ही अच्छे टैलेंट एबिलिटीज को भी मास्टर कर रखा है, फिर भी तुम ऐसी भयंकर परिस्थिति में सरवाइव करने की क्षमता रखते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, पर फिर ऐसा रेकलेसली एक्ट करने का डिसीजन तुमने क्यों लिया? इस पर हमारा एनसी कहता है, क्योंकि मुझे इस चीज का एक बार एक्सपीरियंस लेना था। एक निश्चित जीत के लिए मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। मुझे एक बार तुमसे लड़ाई तो करनी थी।